गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड अंकल JE यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग कवर कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, जिसमें हमने कंक्रीट और ब्रिक के कुछ पार्ट जो है कवर कर लिए थे। अब ब्रिक में कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, जो बची हुई हैं उनको कवर करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ चलेंगे। सो माय नेम इज रवि प्रताप राव और मैं यहाँ पे शपथ बैच JE 2022, 23, 24 जो भी आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को अभी कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर ब्रिक चैप्टर चल रहा है। ब्रिक के अंदर आज हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रिक, जो कि लेक्चर नंबर 29 है। उससे पहले आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट न करते हुए सीधे आते हैं, हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। अब देखिए, ब्रिक का हमने ये चीज देख लिया कि ब्रिक कैसे बन रहा है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, चारों स्टेप देख लिए हमने, उसके टेस्ट भी कर लिए। अब ये भी तो समझ लें हम लोग कि जो ब्रिक बन करके मिल रहा है आपको मैन्युफैक्चरिंग के बाद, बर्निंग के बाद, उस ब्रिक में कितने कैटेगरी में ब्रिक को हम लोग ला सकते हैं और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ब्रिक को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैंने इसको 3 कैटेगरी में रखा हुआ है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। हालांकि जो ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं वो किससे मिलेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आपके हमेशा फिक्स रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रिक में 1-2 चीजें हैं जो हमेशा हर साल पूछे ही जाते हैं। जैसे ब्रिक का साइज बहुत आसान सा है और हर साल फिर भी पूछा जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो बर्निंग के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है ब्रिक, वहां से एक क्वेश्चन, वो भी बहुत आसान है और हर साल पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग। अब इस बात को समझिए, अगर आप बर्निंग के बेसिस पे देखेंगे तो इस ब्रिक को हम लोग मेनली देखा जाए तो 2 कैटेगरी में ला सकते हैं। पहला जो कैटेगरी होगा, जिसे हम लोग अगर नॉर्मल देखा जाए तो बोला जाता है क्या? कच्चा ब्रिक। और दूसरा जो कैटेगरी है इसे बोला जाता है क्या? पक्का ब्रिक। अब इस बात को और समझें हम लोग, कच्चा ब्रिक या पक्का ब्रिक, या फिर आप इसको सही तरीके से देखें तो टेक्निकली किस नाम से जानते हैं, तो इसे बोला जाता है क्या? सन ड्राइड ब्रिक। सन ड्राइड ब्रिक। और ये होता है आपका बर्न्ट ब्रिक। ये होता है आपका बर्न्ट ब्रिक। नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैं हमेशा कहता हूं नाम में ढूंढिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। सन ड्राइड ब्रिक, धूप में सुखाया गया है इस ब्रिक को और इसकी प्रॉपर तरीके से बर्निंग करी गई है। ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ब्रिक किस में मिलेगा? कौन सा होगा आपका? बर्न्ट ब्रिक होगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से बर्निंग हुई है इसकी। अब क्या होता है, बर्न्ट ब्रिक को अगर आप देखोगे तो इसे फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है। पहला जो नाम है इसे बोला जा रहा है क्या? फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक। और दूसरा है सेकंड क्लास ब्रिक। ऐसे ही अगर चले हम लोग, तीसरा है थर्ड क्लास ब्रिक, चौथा है फोर्थ क्लास ब्रिक। फोर्थ क्लास ब्रिक को ही हम लोग किस और नाम से जानते हैं? ओवरबर्न्ट ब्रिक, या फिर झामा ब्रिक भी बोला जाता है इसको। थर्ड क्लास ब्रिक को हम लोग अंडरबर्न्ट ब्रिक भी बोल सकते हैं। अंडरबर्न्ट ब्रिक का मतलब समझ में आ रहा है? कम जला हुआ है ब्रिक। और फोर्थ क्लास को ओवरबर्न्ट बोला जा रहा है, यानी ज्यादा जल गया। अभी देखते हैं एक एक करके इन चारों को। अब जो देखिए, मेन जो यूज होता है वो पक्का ब्रिक यानी बर्न्ट ब्रिक का ही यूज होता है। कच्चा ब्रिक का कोई खास यूज होता नहीं है। तो कच्चा ब्रिक जो है इसका अगर आप यूज देखेंगे तो बहुत कम जगहों पे दिखेगा। हालांकि थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ पे देखा होगा आपने? शायद प्रैक्टिकली देखा भी होगा। कहाँ कहाँ पे देखा होगा? जहां पे ज्यादा जरूरी काम नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट वर्क्स में देखा होगा आपने, जो ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, या फिर आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, कि आप टेम्पररी स्ट्रक्चर जो भी बनाते हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर को बनाने में भी कौन सा ब्रिक यूज किया जाता है? कच्चा ब्रिक। जैसे लेबर के रहने के लिए 6 महीने के लिए, साल भर के लिए एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, 1 रूम 2 रूम का, तो उसमें ऐसे ब्रिक को यूज कर लीजिए, उसके बाद खत्म। इसकी लाइफ भी ज्यादा नहीं है। अनइम्पोर्टेंट वर्क जो ज्यादा जरूरी नहीं है, फाउंडेशन के आसपास कुछ ब्रिक का काम हो रहा है, ऐसे जगहों पे कुछ ब्रिक यूज करना है तो आप यूज कर लीजिए कच्चा ब्रिक या सन ड्राइड ब्रिक। तो इसका बस खास यूज नहीं है, बस इतना सा ही यूज है। अब जो मेन यूज है वो किसका है? पक्का ब्रिक या बर्न्ट ब्रिक का।
तो इसको समझते हैं हम लोग। अब इसमें एक एक करके समझते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहला उठा लिया जाए, पहला कौन सा है? चलिए अब इसको कायदे से समझिए और यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा भी, देखा भी होगा यहां से, फर्स्ट क्लास ब्रिक। चलिए फर्स्ट क्लास ब्रिक, नाम से ही लग रहा है बहुत अच्छा ब्रिक है, सुपीरियर ब्रिक है, नाम से ही लग रहा है। सेकंड क्लास ऐसा लग रहा है इससे थोड़ा सा बेकार होगा, थर्ड क्लास लग रहा है इससे भी बेकार होगा, फोर्थ क्लास इससे भी, नाम से ही लग रहा है। तो वही चीज है भी, जितना आप नीचे जा रहे हैं इसके अंदर इंफीरियर प्रॉपर्टीज आने लग जा रहे हैं, यानी सुपीरियर प्रॉपर्टीज जो मिलेंगे आपको किस में मिलेंगे? वो फर्स्ट क्लास ब्रिक के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, चलिए एक लिस्ट बनाते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होगा वो कैसे कहोगे कि ये ब्रिक जो है फर्स्ट क्लास है? तो इसको बताने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जैसे अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछा भी जाता है, जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक कितना होना चाहिए? 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बोलोगे तो कितना बोल दोगे आप? 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा, अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक को आप वाटर में रखते हो 24 घंटे के लिए हो तो कितना वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए? मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन बताइए जल्दी। 20, 22, 25 कितना होता है? ऐसे करके क्वेश्चन मिलता है ना, 20% ऑफ ड्राई वेट, ऐसे ही तो करके क्वेश्चन मिलता है, तो 20% ऑफ ड्राई वेट। चलिए और बातें बताइए। अगर आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक चाहिए, अच्छा इसका कलर कैसा होना चाहिए? इसका कलर कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कैसा कलर होना चाहिए? यूनिफॉर्म चेरिश रेड इन कलर, चेरिश रेड इन कलर, देखा भी होगा आपने, चेरिश रेड इन कलर। चलिए कलर भी हो गया। फर्स्ट क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टीज की लिस्ट बन रही है यहाँ पे। अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक चाहिए तो आपको बर्निंग किस में करनी पड़ेगी? बर्निंग के दो तरीके बताए थे ना, बर्निंग शुड बी इन किस में होनी चाहिए? किल में होनी चाहिए, क्लैंप में नहीं। क्लैंप और किल में डिफरेंस बताया था, किस में अच्छा ब्रिक मिलेगा? किल में। क्लैंप में थोड़ा सा इंफीरियर टाइप का ब्रिक मिलेगा आपको। अच्छा मोल्डिंग भी बताया था, मोल्डिंग किस में होना चाहिए? मोल्डिंग किस में होना चाहिए? एटलीस्ट टेबल मोल्डेड होना चाहिए, टेबल मोल्डेड से ऊपर हो, इससे नीचे ना हो। ऊपर होगा मतलब क्या हुआ? टेबल मोल्डेड हो, या फिर आपका प्लास्टिक क्ले मशीन हो, या ड्राई क्ले मशीन हो, यानी ग्राउंड मोल्डिंग में यूज नहीं करेंगे आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्राउंड मोल्डिंग में अगर आप यूज करोगे तो वहां पे फिर ब्रिक का साइज शेप चेंज हो जाता है, यानी वो थोड़ा सा इंफीरियर ब्रिक आपको मिलेगा, यानी सेकंड थर्ड मिल सकता है शायद। ठीक है, चले आगे। और क्या प्रॉपर्टीज देख सकते हैं आप? और क्या प्रॉपर्टीज देख सकते हैं? इसका शेप रेक्टेंगुलर होगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक का शेप कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा। और क्या देख सकते हैं आप? इसके ऊपर कोई भी क्रैक्स या फ्लॉज नहीं होंगे, नो क्रैक्स या फ्लॉज, कोई भी क्रैक्स या फ्लॉज नहीं होंगे इसके ऊपर। और क्या देख सकते हैं? इसके जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स और एजेस हैं वो स्ट्रेट होंगे, स्ट्रेट होंगे और शार्प होंगे, स्ट्रेट एंड शार्प एजेस एंड कॉर्नर्स। बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं ब्रिक ले रहा हूं तो ये ब्रिक के जो आपके ये दिख रहे हैं, सरफेस जो दिख रहा है, ये एजेस जो दिख रहे हैं वो शार्प होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, चाहे कॉर्नर पे हो चाहे कहीं पे भी। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ रही। और क्या बता सकते हैं आप? और भी चीजें जो मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं, जो ब्रिक आप यूज करेंगे वो ब्रिक के अंदर अगर आप देखें तो 3 टेस्ट के अंदर भी मैंने बताए थे, 3 टेस्ट बताए थे जो आप ऐसे ही चेक भी कर सकते हैं। जैसे इन ब्रिक को अगर आप स्ट्रक करेंगे तो कैसा आवाज आना चाहिए? मेटेलिक रिंगिंग साउंड आना चाहिए। अगर इस ब्रिक को आप इंपैक्ट कराओगे 1 मीटर या 1.5 मीटर, हाइट कहां पे गिराना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो इंपैक्ट होगा तो उस पर ब्रिक फेल नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपको टेस्ट के अंदर बता दी थी, तो यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। एक और था हार्डनेस टेस्ट था, फिंगर नेल से स्क्रैच करोगे तो कोई भी इंडेंटेशन मार्क नहीं छूटना चाहिए। ये सारी बातें वहां पे कवर हो चुकी हैं। अब एक लास्ट पॉइंट ये बता दो मुझे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज कहाँ पे करोगे आप? फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज कहाँ करोगे? सुपीरियर टाइप का ब्रिक है, सुपीरियर क्वालिटी का ब्रिक है, अच्छी जगहों पे यूज करोगे। जैसे जैसे फेस वॉल में यूज करो आप, फेस वॉल में यूज करो आप। और कहाँ पे यूज करोगे आप? सारी बातें बता चुका हूं, फेस वॉल, या फिर मैं क्या बोल दूं इसको, लोड बियरिंग वॉल, ये भी बता चुका हूं। लोड बियरिंग वॉल क्या होता है, नॉन लोड बियरिंग वॉल क्या होता है,
या फिर और कहां पे बोल सकते हो आप, ब्रिक ब्रिक रीइंफोर्समेंट। ब्रिक रीइंफोर्समेंट करके हम लोग क्या बना रहे थे, स्लैब बना रहे थे। तो इन सारे जगहों पे अच्छी क्वालिटी का ब्रिक चाहिए होता है, तो इन सारे जगहों पे आप कौन सा यूज करोगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज करोगे। बात समझ में आ रही है? चलें अब सेकंड क्लास पे। अब सेकंड क्लास में क्या होगा, थोड़ा सा क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगा, बस और क्या होगा, थोड़ा सा क्वालिटी क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आप अगर बात करने चल रहे हैं सेकंड क्लास ब्रिक की बात करने चल रहे हैं हम लोग। चलिए, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेकंड क्लास ब्रिक के लिए कितना होगा, 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, अरे कमेंट करिए जल्दी जल्दी, 22%, 22%। कलर कैसा होना चाहिए, यह यूनिफॉर्म चेरिश रेड इन कलर। बर्निंग किस में करोगे इसकी, बर्निंग किस में करोगे इसकी, अगर बात करें हम लोग बर्निंग किस में करोगे, तो किल में करोगे, ठीक है। और इसका मोल्डिंग किस में करोगे, अरे थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ये किस में कर सकते हो आप, टेबल मोल्ड के जगह पे क्या ले सकते हो, थोड़ा इंफीरियर यूज कर सकते हो। सेकंड वाले में कौन सा यूज कर सकते हो आप, ग्राउंड मोल्डेड, ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया। रेक्टेंगुलर ब्रिक होगा, थोड़ा बहुत इसमें ना क्रैक्स वगैरह चल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्मॉल क्रैक्स आर परमिटेड। इसके अंदर अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा क्रैक्स वगैरह चल जाएगा, इसके अंदर थोड़ा बहुत क्रैक्स चल जाएंगे, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन भी चल जाएगा, तो ये लाइन भी हटा देते हैं हम लोग। तो चीजें वही है, बस हल्का हल्का सा चेंज होगा, इसलिए मैंने आपको इसी के अंदर बता दिया। लेकिन अब यूज की बात करेंगे अगर आप, तो यूज पूरा चेंज हो जाएगा। अब इसका यूज कहां पे करोगे आप, यूज कहां पे करोगे, जैसे पार्टीशन वॉल में, जैसे पार्टीशन वॉल में, पार्टीशन वॉल में आप सेकंड क्लास ब्रिक का यूज करोगे। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्लास ब्रिक पे। फर्स्ट क्लास समझ में आ गया, सेकंड क्लास आ गया। इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, यूजेज पूछे जाएंगे, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन पूछा जाएगा। तो बस ये जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ ध्यान रहे ना रहे। चलिए अब तीसरे पे आते हैं हम लोग। तीसरा है आपका थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक ना एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका जो सन ड्राइड ब्रिक था वही समझ लीजिए है। इसे अंडर बर्न्ट ब्रिक भी बोला जाता है, क्योंकि ये थोड़ा कम जला हुआ है, और सन ड्राइड ब्रिक भी तो कम जला हुआ ही होता है। अगर देखें तो लगभग दोनों एक ही तो है। अब इसके लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए इस ब्रिक का, 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इससे कम स्ट्रेंथ का ब्रिक तो यूज भी नहीं होता है कहीं पे भी। और मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी ब्रिक को आप पानी के अंदर रखेंगे 24 घंटे के लिए, तो मैक्सिमम कितना वाटर ये एब्जॉर्ब करना चाहिए, ये कितना एब्जॉर्ब करना चाहिए, 25% ऑफ ड्राई वेट। बात समझ में आ गई? बहुत लोअर क्वालिटी का हो गया ये, बहुत लोअर क्वालिटी का हो गया ये। इसको तो आप कहीं पे भी बर्न करो, कहीं पे भी जलाओ, इसे कहीं पे भी बर्न करो, किसी में भी मोल्डिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना लोअर क्वालिटी का ब्रिक हो गया है। फिर यूज कहाँ पे करेंगे, वही बात हो गई, ज्यादा जरूरी काम है नहीं तभी यूज करिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत खराब है। जैसे जैसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर को बनाने में, यही यूज तो मैंने बताया था, टेम्परेरी स्ट्रक्चर को बनाने में या फाउंडेशन वर्क में आप यूज कर सकते हैं। ये बात हो गई किसकी, थर्ड क्लास ब्रिक की। आसान सी बात है, ये आसान सी बात है। फोर्थ वन जो आता है, फोर्थ क्लास ब्रिक, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फोर्थ क्लास ब्रिक को हम लोग ओवर बर्न्ट ब्रिक भी बोलते हैं, ओवर बर्न्ट ब्रिक। इसको और क्या बोला जाता है, झामा ब्रिक बोला जाता है, झामा ब्रिक, ठीक है, झामा ब्रिक। नाम से ही लग रहा है इसकी बर्निंग बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा, बर्निंग अगर ज्यादा कर दोगे ना तो ज्यादा फ्यूज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद पूरा शेप खराब हो जाएगा, बिटल नेचर का हो जाएगा ब्रिक। जब देखो अब फ्यूज हो गया, मेल्ट हो गया, शेप खराब हो गया, लेकिन स्ट्रेंथ की बात करोगे तो स्ट्रेंथ शायद बढ़ के मिल सकता है। तो वो स्ट्रेंथ किस काम का, जब ब्रिक का शेप ही नहीं मेंटेन होगा, उसे कहीं यूज नहीं कर पाओगे आप, किसी मेजोनरी में यूज ही नहीं कर पाओगे। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे निकल करके आ जाता है। तो ओवरबर्न
ब्रिक का मतलब क्या हुआ, एक्सेसिव बर्निंग आपने कर दिया, एक्सेसिव बर्निंग कर दिया। अब एक्सेसिव बर्निंग करने की वजह से स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रेंथ इस टाइप के ब्रिक में बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाएगा कि आपको शायद 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक स्ट्रेंथ मिलने लग जाए। वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करोगे तो ये घट जाएगा, ऑब्वियसली घटना भी चाहिए। क्यों घटना चाहिए, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट जो होंगे वो ओवरबर्न्ट हो गए और उस कंडीशन में यहां तक पहुंच जाता है 5% तक। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मिला, वाटर एब्जॉर्प्शन कम है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि हाईली डिस्टॉर्टेड शेप मिलेगा आपको, हाईली डिस्टॉर्टेड से पूरा का पूरा ब्रिक जो है आपको मुड़ा हुआ मिलेगा, यानी आप इसे यूज नहीं कर पाओगे। और ये जो ब्रिक मिलेगा वो ब्रिटल नेचर का मिलेगा, ब्रिटल नेचर का मिलेगा। तो फिर यूज कहां पे दिखता है आपको, इसका यूज कहां पे दिखेगा आपको, ब्रिक सोलिंग में देखा होगा आपने, ब्रिक सोलिंग, लेइंग ऑफ ब्रिक्स, या फिर और कहां देखा होगा आपने इसका यूज, आपने इसका यूज देखा होगा ब्रिक को तोड़ करके बैलास्ट के तौर पे आप फाउंडेशन के अंदर यूज कर सकते हो। तो यूज्ड एज बैलास्ट, बैलास्ट के तौर पे आप जो है इसको यूज कर सकते हो। समझ में आ गया, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ये क्लासिफिकेशन है ब्रिक का, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग। यहीं से आपको मेनली क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूं आपको, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ये क्लासिफिकेशन आपके मेंस में आया हुआ है 15 नंबर का, और ये आईएस क्लासिफिकेशन है, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, आसान सा क्लासिफिकेशन है, आसान सा क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे कैसे क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे। पहला है क्लास, दूसरा है मिनिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ कन्वेंशनल में आया था 15 नंबर में, मिनिमम स्ट्रेंथ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लास जैसे आप पहले समझते थे कंक्रीट में या सीमेंट में, ओपीसी 33, 43, 53, वैसे ही क्लास यहाँ पे है और उसका मिनिमम स्ट्रेंथ कितना है ये बताया गया। तो यहाँ पे बर्निंग वगैरह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कैसे क्लास के बेसिस पे स्ट्रेंथ बताया गया, जैसे 3.5, 3.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25, 30 और 35 और 35। ये आपके क्लास। अगर मैं बोल रहा हूं क्लास 35 ब्रिक, अगर मैं बोल रहा हूं क्लास 35 ब्रिक, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ क्लास 35 ब्रिक का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, कितना होता है 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे सारी चीजें लिख दी गई हैं, इसका कितना होगा 30 होगा, इसका कितना होगा 25, यानी ये जो क्लास दिखा रहा है ना, न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में दिखा रहा है, ये एक्चुअली उसके स्ट्रेंथ को ही डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो इस बात से क्या एक चीज सीखने को मिले, सीखने को ये मिले कि ये जितने भी ब्रिक हैं जो इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपने मुझे बताए, उनमें एक चीज ये देखने को मिला कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी टाइप का ब्रिक हो वो कितना तक पहुंच सकता है, वो कितना तक पहुंच सकता है, वो कितना तक पहुंच सकता है, बता सकते हैं इसको यहां से। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कोई भी टाइप का ब्रिक यूज कर लो 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इससे कम स्ट्रेंथ का ब्रिक कहीं पे भी किसी भी जगह यूज नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये कन्वेंशनल का पूरा क्वेश्चन बन सकता है जो कि आया हुआ भी है, ऑब्जेक्टिव वाला भी आया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, किसको किसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ब्रिक को क्लासिफाई कर सकते हैं आप किसके बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए इसको कैसे क्लासिफाई किया गया, क्लास मिनिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, वाटर एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद से हम लोग बात कर लें, स्ट्रेंथ हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, और क्या देख सकते हैं
एफ्लोरेसेंस 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 और टॉलरेंस, टॉलरेंस कितना दिया जाता है। इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी जो क्लास की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर क्लास की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे कितने कैटेगरी में रखा गया है, देखिए 6 कैटेगरी में रखा गया है। H1, H2, F1, F2, M1, M2, 6 हो गए ना, 8 कैटेगरी आ जाएंगे ना, L1, L2। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब हुआ है, H का मतलब हुआ हैवी वर्क, F का मतलब हुआ फेस वर्क, M का मतलब हुआ मीडियम वर्क और L का मतलब हुआ लो वर्क। ठीक है, इस तरीके से कैटेगराइज किया गया। जैसे अगर आप हैवी वर्क के लिए देखेंगे तो इसके लिए मिनिमम स्ट्रेंथ जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 44 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, दोनों कैटेगरी में अगर बात करी जाए तो। अगर फेस वर्क के लिए बात करेंगे तो इसके लिए कितना होना चाहिए, 17.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 17.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और M1 M2 के लिए अगर बात करेंगे तो कितना होना चाहिए, 7। और L1 L2 के लिए कितना होना चाहिए, 3.5। 3.5 से कम तो कहीं पे यूज होगा ही। ये क्लास हुआ और इस क्लास के बेसिस पे मैंने स्ट्रेंथ बताया। अब देखिए स्ट्रेंथ ही केवल नहीं बताया, और भी चीजें बतानी है आपको। जैसे अगर इसके लिए देखा जाए तो वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितना होगा, 5%। और इसके लिए कितना होगा, 12%, 12%। और इसके लिए कितना होगा, 20%, 20%। और इसके लिए कितना होगा, 25%, 25%। ये टेबल से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1-2 बार ही पूछा है लेकिन पूछा है। एफ्लोरेसेंस की बात करी जाए अगर, तो इसमें एफ्लोरेसेंस नील होना चाहिए। और नील क्या है, ये चीजें मैंने आपको टेस्ट में बता रखी, ठीक है। अब इसमें बात करा जाए F1 और F2 में अगर देखा जाए तो वेरी स्लाइट, वेरी स्लाइट। और ये है आपका स्लाइट, फिर ये वेरी स्लाइट, स्लाइट। फिर जो आएगा आपका 2, 2, 4, 2, 6, लास्ट वाले 2 बचे, यानी L1 का अगर देखा जाए तो वेरी स्लाइट, L2 का क्या हो जाएगा आपका, स्लाइट। ऐसे टॉलरेंस की बात करें, टॉलरेंस इन डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, यानी डायमेंशन जो है इसमें कितना टॉलरेंस दे सकता हूं मैं, 3%, 8%, इस तरीके से। तो H1 में देखा जाए तो ±3% का टॉलरेंस दिया जाता है, H2 में ±8% तक। फिर ऐसे ही F1 में देखा जाए अगर तो ±3% तक, F2 में देखा जाए तो ±8% तक। फिर M1 में अगर बात करें जाए ±3% तक, M2 में देखा जाए तो ±8% तक, L1 में देखा जाए तो ±3% तक, और L2 में देखा जाए तो कितना, ±8% तक। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इंडियन स्टैंडर्ड ने क्लासिफाई किया है ब्रिक को, जिसके अंदर केवल स्ट्रेंथ नहीं, वाटर एब्जॉर्प्शन, एफ्लोरेसेंस, टॉलरेंस, सारी चीजें इंक्लूड है। और पिछला वाला जो है उसमें केवल स्ट्रेंथ था, और उसके पीछे वाले में क्या था, वो बर्निंग के बेसिस पर था। इस तरीके से ब्रिक को अलग अलग कैटेगराइज किया जा सकता है और समझा जा सकता है। अच्छा, बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आज के लिए केवल टाइप ऑफ ब्रिक को ही हमने कवर किया। और हाँ, ध्यान दीजिए, JEE की तैयारी, आपका टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह डाले जा रहे हैं, PDF वगैरह डाले जा रहे हैं, कोई वैकेंसी आ रही है उसको पूरा नोटिफिकेशन वहाँ पे डाल दिया जाता है ताकि बच्चे अपडेटेड रहें, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। सेशन को आ रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। कुछ और आपका मन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमें ये पढ़ना है, ये ऐसे करना है, ये सब्जेक्ट वीक है, ये कैसे किया जाए। जो भी आपकी क्वेरी है वहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, उससे समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।